फ्रैक्चर टॉपिक के पार्ट 6.2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स। पार्ट 6.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स। यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो फ्रैक्चर के कुछ इनिशियल डेज के बाद डेवलप होती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को दो पार्ट में सब क्लासीफाई कर सकते हैं, that is systemic complications and local complications। systemic complications वो होती है जो कि होल सिस्टम और होल बॉडी को अफेक्ट करती है, और लोकल कॉम्प्लिकेशंस वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो सिर्फ लोकली अफेक्ट करती है और कॉम्प्लिकेशंस लोकली डेवलप होते हैं। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आएंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक, ARDS दैट इज acute respiratory distress syndrome, fat embolism syndrome, DVT that is deep vein thrombosis, pulmonary embolism, aseptic traumatic fever, septicemia, crush syndrome। और local complications के अंदर आएगा infection, compartment syndrome और Volkmann's ischemia भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज Volkmann's ischemic contracture। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिस्टमिक अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स, जिसमें फर्स्ट आता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक के बारे में हमने पार्ट 6.1 के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया है, सो यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो। सेकंड है ARDS दैट इज acute respiratory distress syndrome। ये जनरली ट्रॉमा और शॉक के बाद देखने को मिलता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है। इस कंडीशन के अंदर इंजरी और ट्रॉमा होने की वजह से बॉडी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो कर दी है। उसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं सच एज साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स और अदर मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी सिस्टम की जो वेसल्स होती है उन माइक्रोवस्कुलेचर के अंदर डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीक करता है और एल्वोलाइज के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है। उसकी वजह से गैस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती है, दैट अल्टीमेटली लीड टू लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी। सो ये यूजुअली इंजरी के 24 आवर्स के बाद देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन एक्सचेंज और गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने की वजह से लेबर्ड ब्रीदिंग और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से कंपनसेटरी टैकेप्निया दैट इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट देखने को मिल सकता है। एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज के अंदर डिफ्यूज पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट देखने को मिलेगा, मींस जगह जगह पर फ्लूइड अक्यूमुलेशंस के साइंस देखने को मिलेंगे। आर्टीरियल पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो 50 से कम हो जाएगा। नॉर्मल प्रेशर होता है 80 to 100 mmHg, बट इस कंडीशन के अंदर वो पार्शियल प्रेशर 50 और 50 से कम हो जाएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर 100% ऑक्सीजन देनी चाहिए और वेंटिलेशन देना चाहिए। चेस्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, तो 4 से 7 दिन लगते हैं चेस्ट को क्लीन करने के लिए और पेशेंट को नॉर्मल होने के लिए। और अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं होती है ये कंडीशन और लेट डिटेक्ट होती है तो पेशेंट की कंडीशन रैपिडली डिटोरिएट हो सकती है, वर्स हो सकती है, और ही कैन डेवलप कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके मेन फीचर ये होता है कि इस कंडीशन के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स को ओक्लूड कर देते हैं। अब फैट ग्लोब्यूल्स बेसिकली इंजरी होने की वजह से बोन टिश्यूज़ के अंदर जो फैट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और बोन मेरो होती है उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, और वो पार्टिकल्स ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में ब्लड वेसल्स को ओक्लूड कर सकते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। मोस्ट कॉमनली ये सीवियर इंजरीज में देखने को मिलती है, सच एज इन मल्टीपल फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स ऑफ मेजर बोन्स। इसका पैथोजेनेसिस मींस डिजीज़ कैसे डेवलप हो रही है और कैसे प्रोग्रेस कर रही है ये क्लियर नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ये मेनली इन 2 इवेंट्स की वजह से देखने को मिलता है। फर्स्ट इज़ बोन मेरो फैट
ट्रॉमा की वजह से बोन मैरो जो होती है वो बोन से डिस्टर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है और आगे की ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड कर देती है। और नेक्स्ट है, ट्रॉमा होने की वजह से ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सारी प्लेटलेट्स एक साथ क्लम्प्ड हो जाती है और ब्लड क्लॉट बनाती है टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर वो ब्लड क्लॉट डिस्लॉज हो जाता है तो वो एम्बोलाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच कैन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस साइट्स इन द बॉडी एंड कैन ऑक्लूड वेरियस ब्लड वेसल्स एट डिफरेंट साइट्स, जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस फर्दर देखने को मिल सकती है। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। नेक्स्ट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर डीप वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो कम होने की वजह से बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन मोस्ट ऑफनली थ्रोम्बस बन जाता है, ब्लड क्लोट्स बन जाता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर थ्रोम्बस का कोई पार्ट डिस्लॉज होकर पल्मोनरी सिस्टम के अंदर पल्मोनरी वेसल्स को ऑक्लूड करके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। उस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो डीवीटी एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। ये मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्ब इंजरीज और स्पाइनल इंजरीज के अंदर देखने को मिलता है और मेजरली इमोबिलाइजेशन की वजह से देखने को मिलता है। जब पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट पर होता है और इमोबिलाइजेशन में होता है, उसकी वजह से ट्रॉमा के बाद उसकी वजह से ये वीनस स्टेसिस देखने को मिलता है। मींस वेंस के अंदर ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाते हैं वेन्स के अंदर। डीप वेन थ्रोम्बस प्रॉक्सिमल टू नी, अगर नी के पास है तो वो मोस्ट कॉमन कोज होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के होने के। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस को जनरली इंजरीज के 48 आवर्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं और एम्बोलिज्म यूजुअली इंजरी से 4 से 5 दिन बाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एसेप्टिक ट्रॉमेटिक फीवर। एसेप्टिक मीन्स नॉन इन्फेक्शियस, जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और ट्रॉमेटिक फीवर मतलब ट्रॉमा की वजह से जो फीवर हुआ है उसको कहते हैं। तो ट्रॉमा के बाद बॉडी के अंदर एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा और बिकॉज ऑफ द टिश्यू डैमेज जो कि फ्रैक्चर में देखने को मिला है। इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं सच एज साइटोकाइनिन्स एंड अदर केमिकल मीडिएटर्स विच लीड टू इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, और इस कंडीशन को बोलते हैं एसेप्टिक ट्रॉमेटिक फीवर। नेक्स्ट कंडीशन है सेप्टिसीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन होती है इन ओपन फ्रैक्चर्स। सेप्टिक मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईमिया इन ब्लड। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ब्लड इज नोन एज सेप्टिसीमिया। ये जनरली ओपन फ्रैक्चर्स में देखने को मिलता है। ओपन फ्रैक्चर्स मोस्ट प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, इसको सेप्सिस भी कहते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके अंदर इंफेक्शन वुंड और बोन फ्रेगमेंट्स के थ्रू एंटर करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, जिसकी वजह से सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। बॉडी के अंदर होल बॉडी के अंदर वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिससे कि सिस्टमिक वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, विच लीड टू लो बीपी, जिससे टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, टिश्यू डैमेज और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, और इस कंडीशन को कहते हैं सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट है क्रश सिंड्रोम, जो कि मसल्स के मैसिव क्रशिंग की वजह से देखने को मिलती है, और मैसिव क्रशिंग के मेन कॉजेज होते हैं क्रश इंजरीज, जो कि देखने को मिलती है इन अर्थक्वेक्स, एयर रेड्स, माइनिंग और अदर सच एक्सीडेंट्स। मसल्स की क्रशिंग होने की वजह से जो मायोग्लोबिन होता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती है, जो कि किडनी में प्रेजेंट होती है, वहाँ जाकर प्रेसिपिटेट होने लग जाता है, जमने लग जाता है, जिसकी वजह से अक्यूट रीनल ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे लोकल अर्ली कॉम्प्लिकेशंस की। तो फर्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है फ्रैक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर वुंड और बोन के थ्रू पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वेड करता है, उस एरिया पर मल्टीप्लाई करता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, विच लीड टू डिलेड इन हीलिंग
और इसके अंदर पोटेंशियल सिस्टमिक इलनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कंपार्टमेंट सिंड्रोम और ऑल्सो नोन एज वॉल्कमैन्स इस्कीमिया। लिम्स के अंदर मसल्स अलग अलग कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि कवर्ड होती है बाय फेशिया एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से प्रेशर राइज हो जाता है जिसकी वजह से मसल्स और नर्व्स की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है उस कंपार्टमेंट की, एंड दिस थिंग रिजल्ट इनटू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। उन कंपार्टमेंट के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उनका कभी कभी इरिवर्सिबल डैमेज भी देखने को मिलता है। सो कंपार्टमेंट में प्रेशर के राइज होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट इज इंजरी के बाद जब मसल्स के अंदर इडिमा होता है उसकी वजह से प्रेशर राइज हो सकता है। फ्रैक्चर हीमाटोमा अगर बनता है कंपार्टमेंट के अंदर उसकी वजह से, और किसी भी रीज़न की वजह से कंपार्टमेंट की ब्लड सप्लाई रुक गई है, दैट इज इस्कीमिया टू द कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से मसल इडिमा देखने को मिलेगा। सो दीज आर दी following reasons because of which there is higher chances of increasing pressure in that compartment. Next है Volkmann's ischemic contracture। ये सीक्वल होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। प्रोलॉन्ग्ड ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। जो माइल्ड और लेट केसेस होते हैं उसके अंदर इनिशियली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के अंदर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, बट सीवियर केसेस के अंदर सारी फिंगर फ्लेक्सर्स, थंब और रिस्ट फ्लेक्सर्स अफेक्टेड हो जाती है और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। फोरआर्म जो है वो थिन और फाइब्रोटिक हो जाती है। मसल्स के डैमेज होने की वजह से एक्सटेंसिव स्कार टिश्यू देखने को मिल सकते हैं, और जो नर्व्स होती है उस पार्ट में पेरिफेरल नर्व्स वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। उन पेरिफेरल नर्व्स के अंदर मीडियन नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व नर्व होती है जो कि अफेक्ट होती है, एंड ऑल दिस थिंग लीड इनटू अ क्लासिकल डिफॉर्मिटी, दैट इज क्लासिकल क्लो हैंड डिफॉर्मिटी। इस डिफॉर्मिटी के कारण वॉल्कमैन साइंस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है, उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस टेस्ट के अंदर जब हम रिस्ट का एक्सटेंशन करेंगे तो डिफॉर्मिटी जो है वो एग्जैजरेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फ्लेक्शन करने के टाइम डिफॉर्मिटी कम प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन के अंदर सीवियर केसेस के अंदर जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स और गैंग्रीन भी देखने को मिल सकता है। गैंग्रीन एक कंडीशन होती है जिसमें अफेक्टेड पार्ट की ब्लड सप्लाई बिल्कुल इंटरप्ट होने के वजह से वो पार्ट डैमेज हो जाता है। और प्लेन एक्सरेज के अंदर देखा जाए फोरआर्म के तो ओल्ड फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। सो ये रहा स्नैपशॉट आज की डिस्कशन का, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। थैंक यू। Also, if you want notes of these topics or any of the subjects mentioned here, you can DM me on my Instagram ID, that is snapshot_learning। इन नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।